बड़ी मुश्किल से तो हमें अवसर मिलता है। हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हमें भरोसा है कि हम मरने से पहले अंबेडकर के कार्यों को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आप लोगों ने तालियों से मेरी बात का स्वागत किया है। तालियों के साथ साथ कुछ आप लोगों का लगाव भी होना चाहिए, कुछ आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए तो ज्यादा रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बगैर भी इस कार्यों को मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन आप लोगों ने कम से कम उस दिन तो मेरी बात को याद कर लेना। जिस दिन बहुजन समाज, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाला समाज, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समाज जब इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हम इसको बनाकर छोड़ेंगे। इस समाज को हम इस देश का हुक्मरान बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आज भी आप मेरी बात को मान लें तो आप लोग शायद आने वाले समय में सर उठाकर चल सकोगे। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बात को ना माना तो सारी जिंदगी आपको सर झुकाकर चलना होगा। सारी जिंदगी आप लोग सर झुकाकर चलेंगे। जय भीम कहेंगे तो सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करके गांधी के पैरों में जा गिरो। तो इसलिए साथियों, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को सिखाया और आप लोगों से मैंने सीखा कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली होती है। उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करके कोई भी ताला खोल सकते हैं। ये बात सही है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। समाज में हम मनुवादी समाज को, ब्राह्मणवादी समाज को हम परिवर्तित करके रहेंगे। हम मानवतावादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इस देश में जो हमारा समाज, जो बंधुआ समाज है, जकड़ा हुआ समाज है, आर्थिक तौर से हम आर्थिक मुक्ति भी उसकी करना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने अपने समाज को, बहुजन समाज को, अगर हमने मानवतावादी समाज व्यवस्था देनी है, अगर हमें उनकी आर्थिक तौर पर बेड़ियां तोड़नी है, उनको मुक्ति देनी है, तो फिर गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। आप लोग कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये कांशीराम कह रहा है। ये आप लोग कहा करते थे, मैं सुना करता था कि ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब की बात आप भूल गए। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं आपको बार बार याद कराना। जब तक आप मुझे बुलाना नहीं छोड़ते, तब तक जब भी बुलाओगे तो मैं ये बातें कहता रहूंगा भाई। और मैं क्या कहूं आपसे, और मैं आपसे क्या कह सकता हूं। आप लोग सोचते होंगे कांशीराम जब भी आता है तो ये इस तरह की बातें करता है। भाई अगर इस तरह की बातें मुझसे नहीं करानी है तो आप लोग गांधी को छोड़ो और फिर से अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर, उनकी विचारधारा को मानकर आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। आप दूसरी पार्टियों को पिछलग्गू छोड़कर, दूसरी पार्टियों के आप लोग पिछलग्गू हैं, दूसरी पार्टियों के पीछे खड़े होते हैं। मैंने उत्तर भारत में जहां जहां भी मैंने पार्टी बनाई है और पार्टी को मजबूत बनाया है, आप लोग कहते थे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम एमएलए एमपी नहीं जीत सकते। एमएलए एमपी जिताए हैं
एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों में एमएलए एमपी जिताकर आज बहुजन समाज पार्टी को हमने नेशनल लेवल की पार्टी का स्टेटस हासिल किया है। आज बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के स्टेटस की पार्टी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस नीचे को जा रही है और बीएसपी ऊपर को जा रही है। सिर्फ दिशा का फर्क है, सिर्फ दिशा का फर्क है, लेकिन स्टेटस आज दोनों का एक ही है। इसी तरह से जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, कुछ और प्रदेशों की रूलिंग पार्टी है, जिस तरह से वो नेशनल पार्टी है, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी आज नेशनल पार्टी है। और कुछ लोग मुझसे पूछा करते थे कि कांशीराम, आपने पहले वामसेप बनाया, फिर DS4 बनाया, अब बीएसपी बनाया है, और बीएसपी का आप नारा लगाते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। वो मुझसे पूछते थे इसका क्या कारण है, ये नीला झंडा आपने क्यों अपनाया है, ये हाथी निशान क्यों अपनाया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं उनसे कह देता था कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं तो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूं, और उसने, अंबेडकर ने नीला झंडा और हाथी निशान अपनाया था, और मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। मैं पूछ नहीं पाया हूं, जिससे पूछा हूं वो मुझे बता नहीं पाया है कि नीला झंडा हाथी निशान क्यों है। नीला झंडा हाथी निशान अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछना होगा। मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लड़ाया है। मैं ये सोचता हूं कि जिन बातों पर फुले ने दिमाग लड़ाया है, जिन बातों पर शाहू महाराज ने ध्यान लगाया है, पेरियार ने लगाया है, अंबेडकर ने लगाया है, तो मुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपना लेना है। अगर पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई है, मुझे पसंद आई है, इसलिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपनाया है। अब पूछना है तो पेरियार से पूछो कि उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाई है। अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछो कि उसने नीला झंडा और हाथी निशान क्यों अपनाया है। और मैं तो दिमाग नहीं लड़ाना चाहता हूं, मेरा दिमाग तो आगे चलना चाहिए, पीछे को चलने की जरूरत नहीं है। जो काम हमारे बुजुर्गों ने कर दिया हमारे लिए, तो उसके ऊपर हमें अपनी दिमागी या फिजिकल ताकत नहीं लगानी है। इसलिए साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, नॉर्थ इंडिया में ये नारा लगवाना लोगों से शुरू किया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। लेकिन पिछले 2 साल से मैंने उनको कहा कि भाई बंद करो, ये नारा मत लगाओ। मैंने क्यों बंद कराया? क्योंकि हाथी निशान कोर्ट में चला गया, डिस्प्यूट में चला गया। क्योंकि बीएसपी से पहले हाथी निशान सिक्किम संग्राम परिषद को मिला था, बीएसपी से पहले हाथी निशान एजीपी को मिला था, बीएसपी से पहले ये निशान पांडिचेरी में एक पार्टी को मिला था। तो इसलिए मैंने अपने लोगों से कहा कि भाई पता नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने हमें कहा है कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, आप अपना निशान दें हमें ताकि हम इसको अनाउंस करें। बहुजन समाज पार्टी मई 1996 में नेशनल पार्टी बनी। 1996 में बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी बनी उस चुनाव के आधार पर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वे मुझे तो हाथी चाहिए। वो कहने लगे कि हाथी के लिए तो दूसरे भी हैं अभी। तो आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, आज ये फैसला कराने के बाद आया हूं
इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कर दिया है कि सिक्किम में, पांडिचेरी में, असम में ये निशान उधर की लोकल पार्टी का होगा। उसके अलावा पूरे देश में ये बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसलिए आज मैं अपने लोगों से फिर से कहता हूं कि जो मैंने आपको 1984-85 में कहा था वो नारा रिवाइव करो, फिर से वो नारा लगाओ। आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप भी ये नारा लगाएं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। अगर आप लोगों को पूछना है क्यों, तो भाई बाबा साहब की किताबें पढ़ो, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने तो बहुत अध्ययन किया है। जब मैं पहली बार नागपुर में आया था तो अध्ययन मंडल वाले मेरे पीछे पड़ गए। आपके नजदीक रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक में जो कर्मचारी थे वो बहुत ये ध्यानी लोग थे, अंबेडकर का अध्ययन करते थे। क्या नाम था उसका? अध्ययन मंडल। अध्ययन मंडली तो बहुत इधर नागपुर में मेरा ख्याल होगी। तो आप लोग अध्ययन करो और मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि नीला झंडा और हाथी निशान क्यों है। अगर आप लोग अध्ययन करके मुझे बता दें तो मैं भी आगे किसी को बता सकूंगा। लेकिन अगर अध्ययन में आपके फिट नहीं बैठता है तो फिर भी अगर आप लोग बीएसपी के साथ जो लोग चलना चाहते हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि जिस तरह से आप दूसरे नारे लगाते हैं, कौन से नारे लगाते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे में हम लोगों ने उत्तर भारत में जान डाली है, महाराष्ट्र में और सूबों में भी डालनी है। विंध्याचल प्रदेश पर्वत से नीचे अभी ये जान डालने को बाकी है। तो इसलिए साथियों, इसी तरह से बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। अब आप बेधड़क होकर, निडर होकर ये नारा लगा सकते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको मान्यता दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसको मान्यता दे दी है। आप निडर होकर, निडर होकर ये नारा लगा सकते हैं। इस तरह से साथियों, आप लोग कहीं सोचेंगे कि अभी हमारा तो, क्योंकि फिर भी आप लोगों को मैं पहले कहता रहा हूं कि आप लोगों ने हाथी को, बाबा साहब के हाथी को भगा दिया महाराष्ट्र से। और मैंने शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर, तो हिमाचल प्रदेश से नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर पहली बार इसको पकड़ा। फिर इसको उत्तर प्रदेश ले गया, फिर मध्य प्रदेश, अब तो जम्मू कश्मीर में हिमालय पर भी हाथी चढ़ने लगा है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने किसी से मांग कर नहीं, किसी से सहारे से नहीं, अपने आप खुद सहारा बनकर बहुजन समाज को, बहुजन समाज का सहारा बनाकर हम लोगों ने अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। आज बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल पार्टी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है। जो मान्यता देने वाला कमीशन है उस कमीशन ने अनाउंस किया है। इसलिए आज महाराष्ट्र में भी अगर आपका पार्लियामेंट का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव है, हर चुनाव में आपको हाथी का निशान मिल सकता है। नेशनल पार्टी की सहूलतें आपको महाराष्ट्र में भी बगैर कमाए हुए हाथी का निशान मिल सकता है। दूसरे लोगों ने कमाया है और आपको ये मुफ्त में मिल गया है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, जिन लोगों को मूवमेंट में दिलचस्पी है। मैं फिर कहता हूं कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने का इरादा नहीं है। जिन लोगों को इस मूवमेंट में आस्था है, जिन लोगों को फेथ है इस मूवमेंट में, उन लोगों को ही हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को हम एमएलए एमपी ना बना सके तो फिर आप इधर उधर भागेंगे, कभी गांधी के पास जाएंगे, कभी वीपी सिंह के पास जाएंगे,
और कभी गुरु गोलवालकर के पास जाएंगे। गुरु गोलवालकर तो मेरा ख्याल है नहीं, एक और कोई गुरु तो होगा, नागपुर में तो गुरु होते हैं मेरा ख्याल। तो इसलिए आप लोग को, जिन लोगों को इसमें आस्था है, जिन लोगों में इस मूवमेंट के ऊपर विश्वास है और इस मूवमेंट को, इस कारवां को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, जो इस जिम्मेवारी को समझते हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग ऐसा नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएं। साथियों, बारिश ने हमारे ऊपर दया की है। मैं तो सोचता था कि थोड़ी सी बात कहकर जैसे आप भागने लगेंगे मैं भी इधर हटने लगूंगा, लेकिन बारिश ने मेहरबानी की है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहता हूं। आप लोगों ने बड़े पैमाने पर मनुवादी मीडिया को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने क्या किया है, सिर्फ अंबेडकराइजेशन किया है। अंबेडकराइजेशन किया है, हम इसको छुपाते नहीं हैं, हम छाती तोड़कर कहते हैं कि हमें अंबेडकराइजेशन करना था और हमने अंबेडकराइजेशन किया है। और ये हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये करने का हमारा इरादा है। साथियों, आप लोग अंबेडकर की मूवमेंट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी ने भंडारे को गवर्नर, एमपी बनाया, गवर्नर बनाया, दादा साहब रूपवते को मंत्री बनाया, एनएम कामले को कुछ और बनाया, राज्यसभा में बनाया। ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने झूठ मूठ दिया है। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। लेकिन एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गोलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी
6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। अगर बीजेपी के अगर बीएसपी के एमएलए 12 बिके हैं तो 12 में से 2 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं, 1 कायस्थ है, 1 जाट है, 1 मुसलमान है और 2 कुनबी हैं। कुनबी तो आप समझते होंगे ना, इधर भी कुनबी होते हैं। छत्रपति शाहू महाराज वाले, शिवाजी वाले 2 कुनबी बिके हैं। छत्रपति के नाम पर हम उनको साथ में लिया, लेकिन वो 50-50 लाख में 2 बिक गए। लेकिन खुशी की बात है कि अगर 2 बिके हैं तो 10 हमारे साथ टिके हुए हैं। 10 कुनबी हमारे साथ टिके हुए भी हैं। तो इस तरह से साथियों, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का जो बीएसपी का आधार है, उसमें से एक एमएलए नहीं बिका है। वो सब गरीब हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको 1 नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को, नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से आज बीजेपी नंगी हो गई है। ये बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। और पार्लियामेंट में मैं बैठकर कभी कभी जाता था पार्लियामेंट में, तो मैं अटल बिहारी को सुना करता था। क्या सुना करता था? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में का अपराधीकरण जो हुआ है,
उसके खिलाफ वो बहुत शुद्ध भाषा में बोला करते थे, शुद्ध हिंदी में वो बोला करते थे कि भाई ये अपराधीकरण जो हो गया है राजनीति में, बीजेपी इसको खत्म करेगी। लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ साथ जो उन्होंने अपना 93 का मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें कितने अपराधी भरे हैं। वो गुरुओं की आप गुरुओं के शहर में आप लोगों के गुरुओं का जब आपका जो मीडिया है उन्होंने आपको बताया होगा कितने अपराधी हैं। मैं तो एक को जानता हूं जिसने 24 मर्डर किए हैं, जिसने 24 मर्डर किए हैं। आज वो बीजेपी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है, आज भी वो संतुष्ट नहीं है, आज भी वो संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे ऐसा मिनिस्टर बनाना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस हो, जिसके अंडर में कलेक्टर हो, ऐसा मिनिस्टर मुझे बनाना चाहिए। 24 मर्डर करने वाला मिनिस्टर आज बीजेपी से सौदा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाओ भाई। तो कितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार को और अपराधीकरण को कितना बढ़ावा दिया है। बाकी पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और बीजेपी को कम्युनल कहती हैं, लेकिन मैं तो एक ही ब्रश से उनको साफ कर देता हूं कि सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट है, ये सारे कम्युनल हैं। इनमें से कोई सेकुलर नहीं है, इनमें से सारे कोई सेकुलर नहीं, सारे कम्युनल है। तो बीजेपी अगर दूसरे नाग हैं, अगर दूसरे नाग हैं तो बीजेपी कोबरा है। सिर्फ जहर में ही फर्क है, किसी में कम जहर है, किसी में ज्यादा जहर है, सिर्फ जहर का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ज्यादा कम्युनल है, कांग्रेस भी कम्युनल है, इसीलिए हमने कांग्रेस को सजा दी है। और मैं आज इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप लोग देखते रहें, कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते रहें। कांशीराम जिस तरह से कांग्रेस को सजा दी है, उसी तरह से बीजेपी को भी सजा देकर रहेगा। उसी तरह से भ्रष्ट बीजेपी, अपराधियों की बीजेपी, कम्युनल बीजेपी, जो भी बीजेपी, मनुवादी बीजेपी, तो ये मनुवादी तो हम सबको समझते हैं, इसलिए हमको इससे ज्यादा कम्युनल आधार पर हमसे कोई ज्यादा नफरत नहीं करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाली, और ये इधर बॉम्बे के नजदीक कौन था, एनरॉन का, एनरॉन, हाँ, इधर आप लोगों ने जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, मैंने मायावती से कहा कि 6 महीने में आपको 6 साल का काम करना है। ये तो करना है, क्या क्या करना वो उनको कहा, क्या नहीं करना है ये भी मैंने उनसे कहा कि 6 महीने में आपने कोई MOU साइन नहीं करना है, आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई साइन नहीं करना है, जैसे एनरॉन में बीजेपी ने किया है, शिवसेना ने किया है। ऐसा कोई मेमोरेंडम 6 महीने में आपने नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया है। आज तक उन्होंने 6 महीने में कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का, जब हमने साइन ही नहीं किया है तो पैसा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सारे लोग दिल्ली में कहते हैं कि बीजेपी ने एनरॉन के माध्यम से दूसरे MOU साइन करके, और आज जो लखनऊ में वो MOU साइन करते हैं, और 13 दिन की सरकार में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके आधार पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किया है। तो इसलिए बीजेपी क्या सोचती है, जो बीजेपी साल पहले चिल्लाती थी कि चुनाव होना चाहिए, आज जब चुनाव आ रहा है
तो बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। चड्डी क्या? तो इसलिए तो शायद कहीं हमारी ये चड्डी भी ना खोल दें, कहीं ज्यादा नंगा ना हो जाए, तो लोगों के पास इस हालत में कैसे जाएंगे भाई? इसलिए बीजेपी आज भ्रष्ट पार्टी होने के नाते, अपराधियों की पार्टी होने के नाते, तो आज बीजेपी लोगों के सामने जाने से भागती है, कतराती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया दिल्ली में अभियान शुरू किया कि जो मेंबर पार्लियामेंट पहली बार चुनकर आए हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट 270 के लगभग हैं। पूरा पता तो उनको होगा, लेकिन वो काफी मेंबर पार्लियामेंट है। उन पार्लियामेंट के मेंबर से कहा कि आप लोग बीजेपी को सहयोग दें, आप दस्तखत कर दें हमारे पास। उन करोड़ वालों को कहा कि भाई 1 करोड़ तो बीएसपी के एमएलए को मिलता है लखनऊ में, तुम सस्ते में सौदा क्यों करते हो? उत्तर प्रदेश के एमएलए को अगर 1 करोड़ मिलता है तो 5 एमएलए मिलकर एक एमपी बनता है, तो 5 करोड़ लो भाई इनसे। इनके पास एनरॉन बहुत है, एमओयू बहुत साइन किए इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है, और अपराधियों को किस लिए मंत्री बनाया है? कि उनसे भी ये पैसा बटोरना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, अब बीजेपी को भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी को बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है और जो भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया है, अपराधीकरण का रास्ता अपनाया है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी उसको जरूर सजा देगी, और इस आने वाले चुनाव में ही सजा देगी। इस आने वाले चुनाव में ही, जिस बीजेपी के आज 160 एमपी हैं, जिस बीजेपी के आज 160 एमपी हैं और वो 272 बनाना चाहती है, उस बीजेपी को हम 172 तक भी नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि 160 से नीचे खींचेंगे। तो उनको सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार के कारण, अपराधीकरण के कारण, धोखेबाजी के कारण उनको सजा मिलेगी। और जिस बीजेपी ने जियो जारी किया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जो एट्रोसिटीज होती है, उसके बारे में जो उन्होंने जियो जारी किया, तो जियो जारी किया 21 को हमने उनको सत्ता सौंपी, 22 को जियो जारी किया कि भाई जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर एट्रोसिटी होती है उसका मामला दर्ज नहीं करना है, उसका मामला दर्ज नहीं करना है। बीजेपी दर्ज करे ना करे, एडमिनिस्ट्रेशन दर्ज करे ना करे, हम मामले दर्ज करते जा रहे हैं। हम सारे मामले दर्ज करते जा रहे हैं और हम आने वाले चुनाव में उनको सजा देंगे। जिस तरह से हमने कांग्रेस को सजा दी, अंबेडकरवाद को खत्म करने की, अंबेडकरवाद को जड़ से उखाड़ने की जो काम कांग्रेस ने किया, उसके लिए हमने कांग्रेस को सजा दी। और बीजेपी जिसने आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ दगा किया, धोखा किया, और आज जो उन्होंने भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया, अपराधीकरण का रास्ता अपनाया, हम आपको लंबा अरसे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप 3-4 महीने के अंदर देखेंगे कि बीजेपी को कितनी बड़ी सजा बहुजन समाज पार्टी ने दी है, बहुजन समाज ने दी है। इसलिए साथियों, अब मैं अपनी बात को लंबा ना करते हुए, मेरा ख्याल है मैंने काफी लंबा कर दिया है बात को, लेकिन अभी आप लोग बारिश के कारण निराश थे, तो आप में आशा की किरण जगाने के लिए, अच्छा भाई साथियों, मैंने आपका काफी समय लिया है और मैंने आपसे खास बात ये कही है
कि फुले, शाहू, अंबेडकर तीनों ने जो विचारधारा हमारे देश को दी है, देश के दबे कुचले इंसान को दी है, बहुजन समाज को दी है, इस विचारधारा को अपनाकर हम लोग देश भर में आगे बढ़े हैं। बहुजन समाज पार्टी आज नेशनल पार्टी इस विचारधारा को अपनाकर बनी है। बहुजन समाज पार्टी एमएलए एमपी जिताकर, मिनिस्टर बनाकर, मिनिस्ट्रियां बनाकर जो उसने आगे बढ़त हासिल की है, इस विचारधारा के आधार पर की है। तो मैं महाराष्ट्र के लोगों से, जिस महाराष्ट्र में इन तीनों महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उन महाराष्ट्र के लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि आप लोग भी इस विचारधारा को अपनाने की कोशिश करें और अपने पैरों पर खड़े होकर, दूसरों के पिछलग्गू ना बनकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसी अपील करते हुए, सहयोग की उम्मीद रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।